आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग भले इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट या फिर आप फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स या कॉलेज लेक्चरर इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सिर्फ आप नॉलेज बेस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप अभी अंडर ग्रेजुएशन है, बीए कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, एमए कर रहे हैं, तो भी ये टॉपिक आपके लिए हमेशा एक नॉलेजेबल टॉपिक रहेगा। इसकी हमेशा अपने को ज़रूरत रहती है, लेकिन हम इस टॉपिक को हमेशा स्किप कर जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट द्वारा और डिफरेंट टाइम पीरियड में अर्थशास्त्र के बारे में क्या क्या व्यूज दिए गए हैं, कि इसका क्या मीनिंग है और क्या इसकी अलग अलग डेफिनेशंस है, जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड पे और डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया है। सो ये टॉपिक हर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आता है कि जो मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो समय समय पर बहुत सी स्ट्रीम रही है अर्थशास्त्रियों की। सबसे पहले जो स्ट्रीम आती है मोटा मोटा जिनको बोला जाता है क्लासिकल अर्थशास्त्री या फिर प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्री, है ना। तो प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों में किसको लिया जाता है, किन किन को लिया जाता है? एडम स्मिथ हो गया, रिकॉर्डो हो गया, से हो गया, वॉकर हो गया। इन सब ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को किससे रिलेट किया? धन से रिलेट किया, पैसे से संबंधित बताया इन्होंने। अब जैसे हम क्या करेंगे कि अर्थशास्त्र को पढ़ने का जो हमेशा से मेरी स्ट्रेटजी रही थी, मैं किस तरीके से पढ़ता था, तो मैं हमेशा जैसे कभी भी किसी भी इकोनॉमिस्ट का नाम आ गया तो उसकी टाइम पीरियड कब से कब तक वो था, लाइफ स्पैन कितना था उसका, उसके बाद उसके द्वारा कोई एक फेमस बुक, एक दो फेमस जो बुक है, और वो बुक कब छपी थी, है ना, उसका सन। क्योंकि ये कई बार यूजीसी नेट, सेट या कॉलेज लेक्चरर या कोई एग्ज़ाम में काफ़ी इनकी रैंकिंग पूछ ली जाती है कि आप इनको एक सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में लगा के हमें बताओ। तो अगर आपको लाइफ स्पैन भी याद है अर्थशास्त्रियों का, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा अर्थशास्त्री पहले आया था और उसकी जो टर्म, उसको क्या क्या किन किन नाम से जाना जाता है उस अर्थशास्त्री को, है ना। जैसे कि हम एडम स्मिथ के सेंस में देखें तो इसका जो जन्म है 1723 ईस्वी में हुआ था और ये इसकी मृत्यु 1790 में हो गई थी। जो एडम स्मिथ था उसको किन किन नामों से जाना जाता था? कुछ अर्थशास्त्री तो इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते थे, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ना बोल के फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेल्थ ऑफ नेशन जो इन्होंने बुक लिखी थी, दो बुक लिखी हैं यहाँ पे हमने इनकी। पहली तो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि कब लिखी गई थी? 1776 में उन्होंने लिखी थी। और एक और इनकी फेमस बुक कौन सी है? द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। ये कब लिखी थी? 1759 में। एक इकोनॉमिस्ट, उसके जो नाम अलग अलग उसके बताए जाते हैं, उसकी एक दो फेमस बुक्स कब वो छपी थी, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको पढ़ना चाहिए, ताकि बहुत से क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्रियों से रिलेटेड, उनको रैंक में लगाओ, उनकी किताबों को रैंक में लगाओ, या फिर उनको मैच करने में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन से इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसलिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे पहले भी इकोनॉमिक्स थी, लेकिन इनकी जो बुक है उसने काफ़ी सपोर्ट करी इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट लाने में। इसको फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ना कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अलग अलग थॉट हैं। उसके बाद आता है कि जो एडम स्मिथ था, इसने क्या परिभाषा दी? तो इसकी जो परिभाषा थी कि अर्थशास्त्र को इसने क्या बोला? धन का विज्ञान बोला, है ना। और इसमें क्या होता है कि धन का ही अध्ययन होता है ना। हमें क्या करना है कि देखो, एक चीज़ हमेशा लाइफ में काम आती है कि हम हमेशा सोचते हैं कि मैं हिंदी मीडियम हूँ या मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम क्लियर करते वक्त आपको ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, आपका स्कोर ज़्यादा आना चाहिए, है ना, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, मेरी स्ट्रेटजी भी हमेशा से ये रही है कि आपका मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, भले ही वो मुझे किसी भी तरीके से वो चीज़ सिलेक्शन हो, भले ही मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़े, भले ही मुझे हिंदी में पढ़ना पड़े, है ना, या नोट्स पढ़ने पड़े, बुक्स पढ़नी पड़े, बट एट द एंड आई गॉट सिलेक्टेड, है ना। तो ये मेरा हमेशा से थॉट रहता था। मैं आपको भी एडवाइज करूँगा
कि आप इस चीज़ के चक्कर में ना पड़ें कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। आपको बस कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी पड़ती है कि जैसे अगर इंग्लिश में है तो ये देखो कि जैसे इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी डायरेक्ट उसकी बुक का नाम ही है ना, तो इसको याद रखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की जो परिभाषाएँ हैं कि एक जो कीवर्ड्स है ना, तो हमें सिर्फ वो कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं कि जो कीवर्ड्स हैं उनके थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सी डेफिनेशन किस स्ट्रीम के अर्थशास्त्रियों ने दी थी और कौन से अर्थशास्त्री ने दी थी, है ना, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र में पूछ लिया जाता है। तो अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज से संबंधित है। ये किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है अपने एडम स्मिथ की, है ना। सो उसके बाद आता है कि धन को प्राथमिकता दी इन्होंने, ठीक है, और मानव को गौण स्थान दिया। किन्होंने? जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे या एडम स्मिथ था, इन्होंने। उसके बाद आता है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में ही एक और इकोनॉमिस्ट का नाम है जो कि है डेविड रिकॉर्डो, है ना। तो रिकॉर्डो वही सेम चीज़। सबसे पहले इसका टाइम स्पेन कब था? 1772 में और 1823 तक, है ना। तो इसकी एक फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन कब लिखी थी इसने? 1817 में लिखी थी। तो इसकी परिभाषा इसने क्या बताई? इकोनॉमी स्टडी करता है हाउ द प्रोड्यूस ऑफ एन अर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस डेफिनेशन में एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। सो इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो रिकॉर्डो था ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इसने डेफिनेशन दी थी। सो कभी भी आपको ये टर्म मिलेगी किसी डेफिनेशन में कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए जो भी प्रोड्यूस इकोनॉमी में हुआ है, जैसे कि इसने डेविड रिकॉर्डो ने अपना रेंट से रिलेटेड अपना लॉ भी दिया था। सो कि रेंट का हिस्सा कैसे डिसाइड होता है। सो वही चीज़ है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड डेफिनेशन किसकी है? डेविड रिकॉर्डो की, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सो क्लासिकल्स के बाद आता है कि कल्याणवादी जो अर्थशास्त्री थे, कल्याणवादी अर्थशास्त्री जिसमें कि मार्शल और पिगू को अपने रखते हैं। सो उन्होंने क्या किया था? भौतिक कल्याण का शास्त्र माना था अर्थशास्त्र को। जैसे कि क्लासिकल्स ने धन से रिलेटेड माना था ना इसको, बट जो कल्याणवादी अर्थशास्त्री थे इन्होंने इसको भौतिक कल्याण का शास्त्र माना था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो एल्फ्रेड मार्शल था, ठीक है, सेम वही स्ट्रेटजी कि सबसे पहले उसका टाइम स्पैन देखो 1842 से 1924, याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दूसरे से जस्ट उल्टा है, 42 और 24, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या इसकी बुक का नाम है? कब लिखी थी ये? 1890 में इसने लिखी थी ये बुक। इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि ये मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है ना। अब ये इसकी कीवर्ड्स हैं। अब ये डेफिनेशन में आपको मिलेगा कहीं भी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? अल्फ्रेड मार्शल रहेगा। पूरी डेफिनेशन अपने को याद नहीं करनी होती, लेकिन कुछ कीवर्ड्स को याद रखो ताकि आप उसको सोल्व कर पाओ क्वेश्चन को। सो मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का विश्लेषण किया जाता है जो भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंध करता है ना। सो इस तरीके से क्या इसका जो अर्थ है वो ये है कि अर्थशास्त्र का प्रयोजन केवल धन की प्रकृति एवं उत्पत्ति का विश्लेषण ही नहीं है, जो कि क्लासिकल्स मानते थे, एडम स्मिथ हो गया, है ना। तो बल्कि यह महत्वपूर्ण बात है कि धन के उपयोग द्वारा, है ना, आवश्यकता को संतुष्ट कैसे किया जाए, है ना। एक जो इसका कीवर्ड है वो ये रहेगा कि भौतिक कल्याण को इन्होंने इसमें शामिल किया, है ना, भौतिक कल्याण, है ना, क्योंकि एट दी एंड हमारा जो पर्पज यही रहता है कि उस पैसे का यूज करके हमारा भौतिक कल्याण में वृद्धि हो ना। तो भौतिक कल्याण का शास्त्र किन्होंने माना था? कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें कि कौन कौन आते थे? मार्शल और पिगू आते थे। तो मार्शल की डेफिनेशंस होगी और उसके बाद आता है कि पिगू, है ना। तो जो पिगू इकोनॉमिस्ट था, पिगू ने उसका टाइम स्पेंड सबसे वही पहले 1877 से 1959 तक, ठीक है। फेमस बुक कौन सी है? द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। कब लिखी थी? 1920 में लिखी थी। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज दैट पार्ट ऑफ, है ना, दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर विच कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशनशिप विद मेजरिंग रोड ऑफ मनी, है ना। यानी कि मुद्रा के रूप में जिन चीज़ों को मापा जा सकता है, यानी कि मुद्रा के मापदंड का सहारा लिया किसने? पिगू ने, है ना। सो जब कभी भी मनी से संबंधित कोई चीज़ इसमें डेफिनेशन में आएगी कि मेजरिंग रोड ऑफ मनी के थ्रू जब हम इस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट कर पा रहे हैं सोशल वेलफेयर का, है ना, कोई पार्ट को, सो ये क्या होगी? ये डेफिनेशन किसकी है? पिगू की है। किस में दी थी इसने? द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में इसने अपना विचार दिए थे, ठीक है। तो ये पिगू का हो गया। फिर आता है जो सबसे आधुनिक जो दृष्टिकोण है, सबसे फेमस जो दृष्टिकोण है वो किसका है? लियोनल रॉबिन्स का है ना।
तो इसका सबसे पहले वही टाइम स्पेन 1898 से 1984 तक किसमें दिया था इसने। एक ऐसे था कि एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंसेज, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। कब दिया था ये? 1932 में इसने दिया था। इसमें इसकी परिभाषा क्या दी इसने कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, है ना, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज, है ना, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज, है ना। सिंपल सी बात है कि ज़्यादा इसमें वो कोई नहीं है, सिंपल इन्होंने इकोनॉमिक्स को इस चीज़ से रिलेट किया कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं ना, मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? असीमित है, और इनकी पूर्ति हेतु उपलब्ध जो साधन है और समय जो है वो क्या है? सीमित है, ठीक है। और जो साधन है उनके प्रयोग भी क्या है? वैकल्पिक है। अब जब वैकल्पिक प्रयोग हैं तो आपको उन वैकल्पिक प्रयोगों को क्या करना पड़ता है? एक प्राथमिकता के अनुसार, जो भी आपके साधन हैं उनको प्राथमिकता के अनुसार एक क्रम देना पड़ता है ना। जैसे कि ये अपने इसको हिंदी में देखते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है ना। आवश्यकताएं अनंत है, उन्हें संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन है ना, एक सीमित समय उपलब्ध है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को विवेकपूर्ण ढंग से, अब वो सीमित साधनों को जब असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आप लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक विवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिक्स की एक बेसिक अजम्पशन भी रहती है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है ना। तो उसके लिए ये तीन मेन पॉइंट है वो इसकी लियोनार्डो रॉबिन्स की परिभाषा के वो ये है। और इसके बाद आता है कि इन सब के फलस्वरूप मानव को विभिन्न आवश्यकताओं के मध्य चुनाव करना पड़ता है ना। तो ये चुनाव की समस्या की भी कब किस परिभाषा में आई है? लियोनार्डो रॉबिन्स की परिभाषा में आई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि चुनाव की समस्या जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वो यही है कि जब हमारे साधन सीमित होते हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित है और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं तो वहाँ पे चुनाव की समस्या राइज होती है ना। तथा यह चुनाव करने से पूर्व एक विवेकशील व्यक्ति क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में रखता है, यानी कि जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप उस चीज़ को पहले करोगे अपने साधनों के द्वारा, उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे, और जो चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है आप उसको लिए बाद में उस चीज़ के लिए प्रयास करो, यानी एक क्रम दे देते हो आप अपनी आवश्यकताओं को, है ना। तो ये जो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी वो क्या है? एक स्थैतिक है ना। इसको हम स्थैतिक परिभाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि जो रिसोर्सेज है वो गिवन है ना, जो रिसोर्सेज है वो गिवन है ना। टाइम के साथ उसमें ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि अजम्पशन के तौर पे माना गया था वो। तो सैमुअल्सन का जो दृष्टिकोण था वो क्या था? वो गत्यात्मक था, लेकिन उसकी डेफिनेशन सेम थी, यानी कि अगर इन फ्यूचर हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो हम उन बड़े रिसोर्सेज के द्वारा भी हमने अपनी आवश्यकताओं को एक क्रम में ही संतुष्ट करते जाएंगे, है ना। तो ये एक डेफिनेशन क्या थी? गत्यात्मक परिभाषा किसने दी थी? सैमुअल्सन ने दी थी, ठीक है, इस तरीके से पॉल सैमुअल्सन। अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे कैसे कि जैसे देखो सैमुअल्सन की लाइफ स्पैन कब था? 1915 से 2009 तक। इकोनॉमिक्स इसकी एक बुक का नाम था, ठीक है, काफ़ी फेमस बुक है। कब लिखी थी इसने? 1948 में ये बुक लिखी थी, ठीक है। जो मेन डेफिनेशंस थी वो सारी यहाँ तक हमने कर ली है। अब इसके बाद आता है कि कुछ अन्य अर्थशास्त्री जिन्होंने टाइम पे अलग अलग परिभाषित अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की प्रयास किया अर्थशास्त्र को। सो एक अर्थशास्त्री थे गुस्ताव कैसल, उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश करी कि जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने इकोनॉमिक्स को बन गया कि एज ए डीलिंग विद मार्केट्स, प्राइसेज एंड मार्केट एक्सचेंज। यही सब हम पढ़ते हैं, मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, कीमतों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, और एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे वस्तुओं का विनिमय, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। किसके अकॉर्डिंग? गुस्ताव कैसल के अकॉर्डिंग। सो ये डेफिनेशन किसने दी है? गुस्ताव कैसल की है ना। उसके बाद आता है कि वॉन माइजेज, है ना। इसकी परिभाषा क्या है? इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता है द लॉजिक ऑफ राशनल एक्शंस, है ना। सो ये जो एक की वर्ड क्या हो जाएगा इसका? राशनल एक्शन के साथ इसने इसको जोड़ा है, किसने? वॉन माइजेज ने। उसके बाद आता है कि जैकब वाइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डज, है ना।
सो इस तरीके से ये जो परिभाषा है एक तरीके से मतलब खुद में ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इकोनॉमिस्ट क्या जो कुछ करते हैं वो ही इकोनॉमिक्स है ना। सो जैकब वाइनर की ये बहुत परिभाषा जो है काफ़ी फेमस है। इसी तरीके से मुद्रा की भी परिभाषा किसी ने दी थी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, है ना। सो वो डेफिनेशन किसने करी थी, किसने दी थी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो किसकी परिभाषा है ना। उसके बाद आता है कि जेके गैल्ब्रेथ, है ना। तो इसकी जो परिभाषा थी वो क्या थी कि प्रॉब्लम ऑफ अफ्लुएंस, है ना, रादर देन स्कैरसिटी, है ना। तो जो ये सीमित साधनों और असीमित आवश्यकताओं की बजाय ये अफ्लुएंस की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो एफ्लुएंस सोसाइटी एक बुक का नाम है जो कि 1958 में लिखी गई थी, किसके द्वारा, जेके गैल्ब्रेथ के द्वारा लिखी गई थी। सो अफ्लुएंस वर्ड जो है, कीवर्ड इसको आप में याद रखना है, ये प्रॉब्लम ऑफ अफ्लुएंस रादर देन स्कैरसिटी, है ना। सो इस तरीके से ये डेफिनेशन किसकी है, गैल्ब्रेथ की है ना। उसके बाद आता है कि विक्स्टेड, है ना। विक्स्टेड जो अर्थशास्त्री था उसने इसकी परिभाषा किसने कैसे दी थी। सो वही अपने देखेंगे कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी दोज प्रिंसिपल विच resources of a community should be so regulated and administrated as to secure communal ends without waste, है ना। तो ये वेस्टेज की बात की है उन्होंने, है ना, और सिक्योर कम्युनल एंड्स, है ना। सो जो समाज के या जो भी गोल्स हैं उसको प्राप्त करें विदाउट किसी वेस्टेज के, ना। तो ये इसके कीवर्ड्स हो जाएंगे। तो विक्स्टेड ने इसकी परिभाषा दी थी। फिर आता है कि स्किटोस्की जो अर्थशास्त्री था उसने इकोनॉमिक्स को कैसे परिभाषित किया। सो उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो इज ए सोशल साइंस, है ना, सामाजिक विज्ञान है, कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, है ना। सो इस तरीके से ये इसके कीवर्ड्स हैं कि स्किटोस की जो परिभाषा है वो इसने इसको सोशल साइंस बोला और बोला कि ये कंसर्न है किसके साथ, संबंधित है किसके साथ, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, उसके रेगुलेशन पे या फिर उसके जो मैनेजमेंट पे उन स्केर्स रिसोर्सेज जो भी उसके असीमित साधन है, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन है उसको रेगुलेट करने या उसको मैनेज करने के से संबंधित क्या है, इकोनॉमिक्स है ना। फिर एक थॉमस जो अर्थशास्त्री था उसने इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या दी कि द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिस्ट इज नॉट ओनली टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्लोर, यानी कि सिर्फ रूल बनाना और उसको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना ही अर्थशास्त्री का काम नहीं है, बल्कि उसको इवेल्युएट करना और उसको उसकी बुराई करना, है ना, उसको क्रिटिसाइज करना भी इसका क्या काम है अर्थशास्त्र का, है ना। सो इस तरीके से ये वेलफेयर एस्पेक्ट थोड़ा इसमें लिया गया है कि जैसे वैल्यू जजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, वैल्यू जजमेंट काफ़ी ये संबंधित है ये शब्द कि मतलब वेलफेयर जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बोला कि वैल्यू, कुछ बोलते थे कि वैल्यू जजमेंट की जा सकती है, इकोनॉमिस्ट को वैल्यू जजमेंट देनी चाहिए, यानी कि कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है ना, इसके बारे में अपने विचार देना अर्थशास्त्री का काम है या नहीं है। ये चीज़ किससे रिलेटेड है, ये वेलफेयर में काफ़ी आप इस चीज़ के बारे में पढ़ते हो कि वैल्यू जजमेंट क्या है ना, कि अर्थशास्त्रियों को उसको बताना चाहिए कि कोई चीज़ अच्छी है या नहीं है, या फिर उसको इस चीज़ से संबंधित नहीं होना चाहिए, है ना। सो ये इस चीज़ को टारगेट किया गया है थॉमस की परिभाषा में। सो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो समय समय पर काफ़ी जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपनी परिभाषा किस तरीके से दी और कैसे इसको डिफाइन करने का प्रयास किया। सो मेनली ये जो टॉपिक है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप भले ही किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, है ना, इवन आप भले ही अंडर ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स में है, सो आपको ये जो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और इवन इनको कल को जैसे एग्जाम में किसी में ये आता है तो भी ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो इसके बाद आता है कि ये जो इवन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी क्या है, यही है, और इवन हमने चॉइस की प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ा देखा है इसमें, है ना। सो ये टॉपिक हमारा इसमें कवर हो गया इस वीडियो में। थैंक यू।